नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी की ब्रुनाई यात्रा का दूसरा दिन, सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया के साथ होगी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। कई महत्वपूर्ण समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। आज ब्रुनाई से सिंगापुर के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग से करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। व्यापार और निवेश में नई संभावनाओं के खुलेंगे दरवाजे। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन आज। सशक्त और सुरक्षित भारत की थीम, एक ही जगह सभी सैन्य कमांडरों के साथ सुरक्षा मुद्दों पर होगी महत्वपूर्ण चर्चा। त्रिपुरा के 2 उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौते पर आज दिल्ली में होंगे हस्ताक्षर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री माणिक साहा रहेंगे मौजूद। हरियाणा चुनाव के लिए आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों जारी कर सकते हैं पहली सूची। वहीं जम्मू कश्मीर में सभी दलों के प्रचार अभियान से बड़ी चुनावी गर्मी। राहुल गांधी आज रामबन और अनंतनाग जिलों में करेंगे अभियान की शुरुआत। ज्ञानवापी परिसर में अतिरिक्त एएसआई सर्वे की मांग पर आज जिला अदालत में सुनवाई। पिछली बार अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने अतिरिक्त सर्वे की जरूरत पर उठाए थे सवाल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस के साथ संघर्ष के बीच यूक्रेन में देर रात 4 मंत्रियों का इस्तीफा। ज़ेलेंस्की सरकार में संभावित फेरबदल से पहले मची उथल-पुथल। और खेल की खबरों में पेरिस पैरालंपिक में भारत के पास अब तक 20 पदक। अजीत सिंह और शरद कुमार ने सिल्वर तो मरियप्पन ने कांस्य पदक किया अपने नाम। आज साइकिलिंग, पावर लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, शूटिंग और तीरंदाजी में भी पदक की उम्मीद। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्रुनेई की यात्रा पर हैं। ब्रुनेई के साथ द्विपक्षीय संबंधों के अहम 40 साल और पहली बार किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा के इस बेहद खास मौके पर दोनों देशों के बीच एक अलग ही ऊर्जा महसूस की जा रही है। कल पीएम मोदी की अगवानी के लिए खुद क्राउन प्रिंस हाजी अल मुतादी बिल्हा एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और आज दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी और ब्रुनेई के सुल्तान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और इनका आदान प्रदान होगा। पीएम मोदी ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोलकिया के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर ब्रुनेई से सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। अपनी सिंगापुर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात करेंगे। साथ ही वे सिंगापुर में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन आज लखनऊ स्थित मध्य कमान मुख्यालय में आयोजित होगा। सशक्त और सुरक्षित भारत थीम पर होने वाले इस सम्मेलन में सेनाओं के प्रक्रियागत सुधार, संयुक्तता और आत्मनिर्भरता के माध्यम से सशस्त्र बलों में बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सभी सैन्य कमांडरों के साथ एक ही स्थान पर सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए रक्षा मंत्री स्तर की यह एक नई पहल है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आज उद्घाटन भाषण भी देंगे। सम्मेलन का विषय सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में परिवर्तन रखा गया है। राजनाथ सिंह कल रक्षा तैयारियों की समीक्षा करेंगे और शीर्ष स्तरीय सैन्य नेतृत्व को संबोधित करेंगे।
सम्मेलन में क्षेत्रीय और वैश्विक वातावरण में मौजूदा अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए संभावित परिचालन का पता लगाएंगे। साथ ही भविष्य के युद्धों के लिए एक मजबूत अवधारणा विकसित करने के लिए खतरे और संसाधनों का मिलान किया जाएगा। यह सम्मेलन कमांडरों को सशस्त्र बलों की आधुनिकीकरण योजनाओं की समीक्षा करने और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के माध्यम से राष्ट्र की रक्षा क्षमता सुधार के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। थिएटर कमांड के निर्माण की दिशा में स्वतंत्रता के बाद रक्षा बलों का सबसे बड़ा परिवर्तन भी बैठक के एजेंडे में होगा। सम्मेलन में रक्षा बलों के विभिन्न निदेशालय अपनी अपनी प्रस्तुतियां भी देंगे, जिसमें परिचालन भी शामिल है। सम्मेलन में सेनाओं के विभिन्न मेक इन इंडिया पहलों और उनकी प्रगति पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बुधवार को भारत सरकार त्रिपुरा सरकार नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी कि NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के प्रतिनिधियों ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। त्रिपुरा के मूल निवासियों की समस्याओं का स्थायी समाधान लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इसी साल मार्च महीने के दौरान TIPRA मोथा त्रिपुरा और केंद्र सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। सरकार को उम्मीद है कि इस तरह के समझौते से क्षेत्र में हिंसा और संघर्ष पर विराम लगेगा और शांति की बहाली में मदद मिलेगी। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में जुटी बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम पर मंथन का काम पूरा कर लिया है। यहां की सभी 90 विधानसभा सीट के लिए नामांकन का दौर जारी है, कल से शुरू होगा। आपको बताने के लिहाजा ये तय माना जा रहा है कि आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि पहली लिस्ट में 30 से 40 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं और लिस्ट जारी करने से पहले आज एक बार फिर से कोर कमेटी की बैठक हो सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर बातचीत हो रही है। सीटों पर सहमति को लेकर कांग्रेस और आप नेताओं की आज बैठक होगी। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल से आप सांसद राघव चड्ढा मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। इस चरण में 18 सितंबर को मतदान होना है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हो रहे पहले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज रामबन और अनंतनाग जिलों में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। ज्ञानवापी परिसर में अतिरिक्त ASI सर्वे के लिए दायर याचिका पर वाराणसी जिला अदालत में आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई पर अंजुमन के अधिवक्ता ने कहा था कि पहले ASI की रिपोर्ट आ चुकी है, अब अतिरिक्त सर्वे की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में बहस पूरी न होने पर अदालत ने इसे जारी रखते हुए अगली सुनवाई के लिए 4 सितंबर की तारीख तय की थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस के साथ संघर्ष के बीच यूक्रेन में देर रात हथियार प्रमुख और 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। ज़ेलेंस्की सरकार में संभावित फेरबदल से पहली मची उथल-पुथल के बीच हथियार उत्पादन से जुड़े मंत्री के साथ ही कुल 4 यूक्रेनी मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों में सामरिक उद्योग मंत्री अलेक्जेंडर कामिशन, उप प्रधानमंत्री ओल्हा स्टेफिशिना और न्याय, पर्यावरण और पुनर्एकीकरण मंत्रियों के इस्तीफे से कैबिनेट का 1/3 से अधिक हिस्सा खाली हो गया है। इस सप्ताह नई नियुक्तियां होने की उम्मीद है। खेल की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। वहीं बुधवार का दिन भारत के लिए खास रहा।
भारत के लिए मेंस जावलिन थ्रो F46 वर्ग में अजीत सिंह ने रजत पदक हासिल किया। अजीत सिंह ने 65.62 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं इस प्रतियोगिता का कांस्य पदक भी भारत के नाम रहा। सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.96 मीटर के थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर अपना कब्जा जमाया। वहीं पेरिस पैरालंपिक के हाई जंप T63 मुकाबले में भी भारतीय खिलाड़ियों ने रजत और कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। शरद कुमार ने पैरालंपिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1.88 मीटर की जंप के बाद सिल्वर पर अपना कब्जा जमाया। वहीं मरियप्पन ने 1.85 मीटर की जंप के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करने में सफलता हासिल की। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज भारतीय खिलाड़ी साइकिलिंग, एथलेटिक्स, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग और तीरंदाजी में पदक के लिए जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल भारत अब तक 3 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 10 कांस्य पदक के साथ कुल 20 पदक जीतकर 19वें स्थान पर काबिज है। जर्मनी के हनोवर में चल रही दूसरी विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत की प्रांजलि धूमल ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक कर निशाना साधा है। ये उनका प्रतियोगिता में लगातार दूसरा पदक है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ डीडी न्यूज़ की टीम को फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।